नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में निरंतर योगदान कर रही है। इससे मौसम संबंधी अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिम कम करने के लिए मदद मिली है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। महाराष्ट्र में कोविड के 25,000 नए रोगी सामने आए, पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा मरीज। जम्मू कश्मीर में रोजाना हर रोज कोविड के 3 लाख टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास तेज। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा, एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीका सुरक्षित और असरदार। सरकार ने पंजीकृत वाहनों की स्क्रैपिंग केंद्र के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किए। अमेरिका के रक्षा मंत्री आज भारत पहुंचेंगे। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अहमदाबाद में 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हराया। 5वां और अंतिम मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेहनती किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इससे मौसम संबंधी अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिम कम करने में मदद मिली है। श्री मोदी ने कहा कि करोड़ों किसान इस बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के नैनीताल के खीमानंद से मिले एक पत्र का जवाब दे रहे थे। श्री खीमानंद ने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने और इस दिशा में सरकार के प्रयासों के लिए बधाई दी थी। प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि पिछले 5 वर्ष में फसल बीमा योजना किसानों के कल्याण के लिए सरकार के संकल्पबद्ध प्रयासों का ठोस उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि बीज से लेकर बाजार तक किसानों के मार्ग में आने वाली छोटी बड़ी सभी दिक्कतें पूरे करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने श्री खीमानंद के सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया। खरीफ मौसम 2020-21 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद का काम सुचारू रूप से जारी है। अब तक 6,90,51,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष 6,99,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की तुलना में ये 14.89% अधिक है। धान की कुल खरीद में केवल पंजाब का योगदान 2,02,82,000 मीट्रिक टन का है, जो कुल खरीद का 29.37% है। 1,32,000 किसान पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद का लाभ उठा चुके हैं। इसके लिए 1,30,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। राज्यसभा ने कल बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। ये बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करेगा। इससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जाएगी। विधेयक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान है। बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पाबंदियां हटाने का भी प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा के जवाब में कहा कि 74% की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा प्रत्येक बीमा कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। ये केवल एफडीआई की ऊपरी सीमा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कंपनी विदेशी निवेश सीमा पर अपना फैसला लेगी। The IRDAI, which is the Insurance Regulatory Authority, consulted 60 insurers, a number of promoters, and also leading industry leaders and chambers, and then reported a clear support for the Indian insurers and stakeholders for increasing the FDI limit from 49% to 74%. वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश से बीमा कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी।
आरक्षण नीति के बारे में सवाल पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और बीमा क्षेत्र में मौजूदा आरक्षण नीति जारी रहेगी। वित्त मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्य विधेयक का विरोध करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्षी दलों ने विधेयक को विचार के लिए स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को कानून का सामना करने के लिए भारत वापस लाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कल राज्यसभा में बीमा संशोधन विधेयक 2021 पर हुई चर्चा के दौरान ये जानकारी दी। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने विपक्ष की आलोचना की और यूपीए सरकार के इन कारोबारियों को ऋण देने पर सवाल उठाया। सरकार विजय माल्या और नीरव मोदी के ब्रिटेन से प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही है। माना जाता है कि मेहुल चोकसी एंटीगा में है। 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। अपर मुख्य चुनाव अधिकारी संजय बसु ने कोलकाता में पत्रकारों को बताया कि पुरुलिया में 63, पश्चिम मेदिनीपुर में 35 और झारग्राम में 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूर्वी मेदिनीपुर में 33 और बांकुरा जिले में 26 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा। इस बीच तीसरे चरण के मतदान के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। इस चरण के लिए कल तक 78 पर्चे भरे गए। तीसरे चरण में 6 अप्रैल को 3 जिलों में 31 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 44 सीटों के लिए मतदान 6 अप्रैल को होगा। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मा ने कोकराझार पूर्वी सीट से नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने पूर्वी गुवाहाटी सीट से नामांकन भरा है। इसी सीट के लिए असम गण परिषद के रामेंद्र नारायण कलिता ने भी पर्चा भरा। कांग्रेस नेता रामेन बरठाकुर ने जालूकबाड़ी सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन ने धारपुरम आरक्षित सीट से अपना नामांकन भरा। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सांसद बसंत कुमार के पुत्र और फिल्म अभिनेता विजय वसंत ने कन्याकुमारी लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरा। वे भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने 4 विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। आयोग इससे पहले भी 10 व्यय पर्यवेक्षक, 10 सामान्य पर्यवेक्षक और 4 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में किसी पार्टी विशेष के पक्ष में प्रचार करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में निरंतर योगदान कर रही है। इससे मौसम संबंधी अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिम कम करने के लिए मदद मिली है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। महाराष्ट्र में कोविड के 25,000 नए रोगी सामने आए, पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा मरीज। जम्मू कश्मीर में रोजाना हर रोज कोविड के 3 लाख टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास तेज। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा, एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीका सुरक्षित और असरदार। सरकार ने पंजीकृत वाहनों के स्क्रैपिंग केंद्र के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किए। अमेरिका के रक्षा मंत्री आज भारत पहुंचेंगे। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और अहमदाबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हराया। 5वां और अंतिम मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। देश में अब तक कोविड से बचाव के लिए 3 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
देश भर में 17,83,303 टीके लगाए गए। इनमें 14,83,156 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 3 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 25,000 से अधिक नए रोगी सामने आए हैं। राज्य में कल 25,833 नए व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले वर्ष 1 मार्च को संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद से एक दिन में संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है। इससे पहले महाराष्ट्र में पिछले वर्ष 11 सितंबर में 24,886 नए रोगी सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 58 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही राज्य में कोविड से मृतकों की संख्या 53,138 हो गई है। महाराष्ट्र में वर्तमान में 1,66,300 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार की टीम ने राज्य का दौरा करने के बाद बताया था कि महाराष्ट्र में कोविड का दूसरा दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हर रोज कोविड-19 से बचाव के 3 लाख टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्य में 50 लाख टीके स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन तैयार की गई है। केंद्र शासित प्रदेश में 34 प्राइवेट केंद्रों सहित वैक्सीन केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,034 पर पहुंच गई है। सभी कोविड वैक्सीन केंद्रों को 873 कोल्ड चेन स्थलों से जोड़ा गया है। मुख्य सचिव बीबीआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कल केंद्र शासित प्रदेश की संचालन समिति की तीसरी बैठक हुई, जिसमें जनवरी में शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि अभी तक 77% स्वास्थ्य कार्मिकों और 78% अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। ओडिशा में कल 986 केंद्रों पर लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाया गया। समूचे राज्य में इन केंद्रों पर कुल 1,10,000 टीके लगाए गए। एक रिपोर्ट। प्रतिदिन 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ राज्य के स्वास्थ्य प्रशासन ने कल 60 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले करीब 96,529 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कल जिन लाभार्थियों को टीका लगाया गया उनमें असाध्य रोग वाले 45 की उम्र से अधिक के करीब 5,000 लोगों को पहला टीका लगाया गया, जबकि करीब 7,000 स्वास्थ्य कर्मियों को और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को दूसरा टीका लगाया गया। इस बीच राज्य में लाभार्थियों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कुल 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से पहले 30 दिनों में 5 लाख टीके लगाए गए, जबकि अगले 15 दिनों में दूसरे 5 लाख और तीसरे दौर में 6 दिनों के भीतर ही 5 लाख टीके लगाए गए। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। सिक्किम सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार राज्य में रेस्टोरेंट, बार, नाइट क्लब, डिस्को, जिम और पब सहित सभी व्यावसायिक स्थल रात्रि 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक आपात स्थिति और व्यावसायिक वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सभी स्कूलों और संस्थाओं को उचित दूरी और सैनिटाइजर तथा मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने कोविड से निपटने के लिए बुधवार रात को 10 बजे के बाद रात्रि कर्फ्यू और 10:30 बजे तक के बाद से वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 607 नए रोगी सामने आए। इससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 6,45,632 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक कोरोना से संक्रमित 6,31,759 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 384 व्यक्ति कोविड से स्वस्थ हुए। राष्ट्रीय राजधानी में इस महामारी से अब तक 10,949 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में फिलहाल 2,924 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। कल 80,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में क्षय रोग टीबी को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि इसके उन्मूलन के लिए राजनीतिक नेतृत्व ने 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन स्टॉप टीबी भागीदारी बोर्ड की अध्यक्षता संभालने के बाद नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली बार बैठक को संबोधित कर रहे थे। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस को देखते हुए ये बैठक अहम मानी जा रही है। यूरोपीय औषधि एजेंसी ईएमए ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई है उनकी प्रारंभिक जांच के बाद ईएमए की सुरक्षा समिति ने कल ये बयान दिया। वैक्सीन के दुष्प्रभावों की आशंकाओं को लेकर कई देशों ने इसका इस्तेमाल रोक दिया था। ईएमए ने कहा कि इस वैक्सीन के कारण खून के थक्के जमने
या किसी अन्य समस्या का कोई प्रमाण नहीं मिला। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस वैक्सीन के सुरक्षित होने की पुष्टि की थी। जर्मनी और फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों ने एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल फिर शुरू करने की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकृत वाहनों के स्क्रैपिंग केंद्र के लिए मसौदा नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम इन केंद्रों के गठन, कार्यक्षेत्र और संचालन की प्रक्रिया तय करेंगे। लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा करते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में हवा को 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए भारी जोखिम है। यहाँ एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिससे कि न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलत भी मिलेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिससे स्क्रैपिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोगों को इसका फायदा होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मसौदा दिशा निर्देशों के अनुसार पुराने वाहनों को पंजीकृत संस्थाओं द्वारा स्क्रैप किया जाएगा। स्क्रैपिंग केंद्रों को वाहनों से संबंधित डेटाबेस उपलब्ध कराया जाएगा और इन्हें वाहनों को स्क्रैप करने तथा इसका प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। किसी भी वाहन को स्क्रैप करने से पहले चोरी किए गए वाहनों या आपराधिक गतिविधियों में लगे वाहनों की पुष्टि के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB और पुलिस डेटाबेस तक भी पहुंच सुलभ कराई जाएगी। सरकार एक ही स्थान से मंजूरी के लिए पोर्टल बनाएगी जिस पर दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित प्रस्ताव पर 60 दिन के अंदर मंजूरी देंगे। वाहन डेटाबेस तक सुगम पहुंच के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र को साइबर सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा। इन केंद्रों का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि तक मान्य होगा और इसके बाद अगले 10 वर्ष के लिए इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत दोनों देशों के बीच बहुआयामी और व्यापक सहयोग में और बढ़ोतरी करने के लिए नीदरलैंड्स की नई सरकार के साथ काम करने को उत्सुक है। अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन आज शाम भारत पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे भारत अमेरिका के बीच प्रमुख रक्षा भागीदारी को मजबूत करने के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सरकार के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। वे मुक्त, समृद्ध और खुले भारतीय प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग को बढ़ाने के बारे में चर्चा करेंगे। रक्षा सहयोग से संबंधित चर्चा में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि दोनों देश किस प्रकार सैन्य सहयोग और रक्षा व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। श्री ऑस्टिन के पहली विदेश यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका सामरिक भागीदारी को मजबूती प्रदान करना है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रीवा गांगुली दास ने स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए संपर्क सहयोग पर आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली ने नई दिल्ली स्थित जापान दूतावास और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संपर्क के महत्व पर बल देते हुए सुश्री दास ने इस दिशा में भारत की पहल का उल्लेख किया। उन्होंने हिंद प्रशांत महासागर पहल में जापान के नेतृत्व का स्वागत किया। सुश्री दास ने कहा कि इस क्षेत्र के देशों के साथ प्राचीन काल से ही भारत का मजबूत संपर्क रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने निकट पड़ोसी देशों के साथ संपर्क स्थापित करने को प्राथमिकता दी है और इसके लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया है। वर्ष 2005 और 2006 से अब तक भारत ने 64 से अधिक देशों को $31 अरब की ऋण सहायता दी है। पूर्व को प्राथमिकता देने की नीति इसी लक्ष्य के केंद्र में है। सुश्री दास ने बताया कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार से लगी सीमाओं से व्यापार और आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत जांच चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। सुश्री दास ने बताया कि दक्षिण में हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री संपर्क प्रयासों में श्रीलंका और मालदीव को ध्यान में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार इस सिलसिले में आज से राज्य भर में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है जिसमें सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा।
6 दिन तक चलने वाले समारोहों का सिलसिला आज से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। हर दिन समाज के किसी खास वर्ग जैसे व्यापारी, महिला, किसान और युवा को समर्पित होगा, जिसमें उस वर्ग के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की चर्चा की जाएगी। कल प्रदेश के हर विधानसभा में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी और पर्यटन से जुड़े कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। हर विधानसभा के लिए किए गए विकास कार्यों से जुड़ी बुकलेट भी रिलीज की जाएगी। अगले दिन ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन किसान कल्याण शुरू होगा, जिसके तहत हर ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें किसानों से जुड़ी योजनाओं की चर्चा होगी और किसान कल्याण मेले भी आयोजित होंगे। शहरी क्षेत्रों में मिशन व्यापारी कल्याण शुरू होगा और व्यापारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। 22 मार्च को सभी विधानसभाओं में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम होंगे, जिसमें महिला सशक्तिकरण, आत्मरक्षा और एंटी रोमियो स्क्वाड से जुड़े सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। 23 मार्च को हर जिला पंचायत में मिशन रोजगार से जुड़े कार्यक्रम होंगे और अगले दिन मिशन श्रमिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। ग्रामोदय मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामोदय मिशन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में 3 लाख घरों का निर्माण पूरा किया गया है। लगभग 1,25,000 लाभार्थी परिवारों को ग्रामोदय मिशन के तहत गृह प्रवेश कराया गया। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। एक भारत श्रेष्ठ भारत के व्यापक लक्ष्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु के कला और स्थापत्य को उजागर करने के उद्देश्य से जम्मू के पत्र सूचना कार्यालय PIB और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ROB ने चेन्नई के PIB और ROB के सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का लक्ष्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए देश की विविधता में एकता की शक्ति को उजागर करना है। वेबिनार के दौरान PIB और ROB जम्मू की उप निदेशक नेहा जलाली ने कहा कि कोरोना महामारी से विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंच बाधित होने के बावजूद सरकारी विभागों की डिजिटल कार्य क्षमता बढ़ी है और इसके लिए नए अवसर खुले हैं। विशेषकर ऑनलाइन माध्यम से सूचना प्रसार और पहुंच में वृद्धि हुई है। डोगरा कला संग्रहालय जम्मू के सहायक संरक्षक कृपाल सिंह ने भसोली पेंटिंग, सांबा की ब्लॉक प्रिंटिंग तथा मुबारक मंडी बहु किला जैसे जम्मू के ऐतिहासिक स्थलों के महत्व का उल्लेख किया। कश्मीर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के प्रोफेसर शौकत काटजू ने नक्काशी, मीनाकारी, पेपर मैशे, काष्ठ कला और अन्य अनूठी कलाओं पर प्रकाश डाला। लद्दाख कला और मीडिया संगठन के परियोजना निदेशक ताशी मोरूप ने कांस्य युग और लोह युग से जुड़ी कलाओं का उल्लेख किया। चेन्नई के लायला कॉलेज के इतिहास विभाग की अध्यक्ष DD अनुराधा ने संगम युग, पल्लव, पंड्या, चोला, विजयनगर और नायक स्थापत्य कला के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा तमिलनाडु के विद्यार्थियों तथा अन्य कई विभागों के अधिकारियों ने भी इस वेबिनार में भाग लिया। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आरती राणा। PV सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन फ्रांस के थॉमस रॉक्सेल को 21-18, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन HS प्रणय और साई प्रणीत को प्री क्वार्टर फाइनल में ही हार का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद में चौथे 2020 क्रिकेट मैच में कल रात भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। भारत के 186 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम 8 विकेट पर 177 रन ही बना सकी। 5 मैचों की श्रृंखला में अब भारत ने 2-2 की बराबरी कर ली है। 5वां और अंतिम 2020 मैच कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब ये बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद लवलीन। लोकसभा में कल व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऐलान को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक जागरण की पहली खबर है, सड़क परिवहन मंत्री ने कहा फिटनेस पास तभी चलेगी कार। राजस्थान पत्रिका ने उनके इस बयान को पहली खबर बनाया है कि 1 साल के भीतर खत्म होंगे टोल प्लाजा, जीपीएस से कटेगा टोल। राष्ट्रीय सहारा ने बीमा संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने को प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि इस विधेयक से बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान है।
अमर उजाला ने वित्त मंत्री के इस आश्वासन को दिया है कि बीमा कंपनियों पर नियंत्रण होगा विदेशी, लेकिन प्रबंधन रहेगा स्वदेशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि लोकतंत्र की सर्वोच्चता बनाए रखें अधिकारी लोक सत्य में प्रमुखता से है। अखबारों में आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से संबंधित खबरों को प्रमुखता से दिया है। कोरोना की दूसरी लहर की खबर भी अखबारों में है। हरिभूमि ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया के इस विचार को दिया है कि रोज 15 लाख डोज लगाना जरूरी है और इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में निरंतर योगदान कर रही है। इससे मौसम संबंधी अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिम कम करने के लिए मदद मिली है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। महाराष्ट्र में कोविड के 25,000 नए रोगी सामने आए, पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा मरीज। जम्मू कश्मीर में हर रोज कोविड के 3 लाख टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास तेज। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा, एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीका सुरक्षित और असरदार। सरकार ने पंजीकृत वाहनों के स्क्रैपिंग केंद्र के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किए और अमेरिका के रक्षा मंत्री आज भारत पहुंचेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।